हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो है क्लास 9th के लिए, और ये है साइंस का सेशन। दिस इज़ सेशन फॉर क्लास 9th और ये साइंस के लिए रहेगा। और ये सेशन है स्पेशली 2025-26 के लिए, ठीक है, जो नए पैटर्न पर है, जिसके अंदर ए, बी और सी सेक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ फॉर बायोलॉजी, सेकंड इज़ फॉर केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ फॉर फिज़िक्स। तो हम इस सेक्शन के अंदर आज कवर करेंगे एमसीक्यू पार्ट तीनों के। तो आज हम इसमें तीनों के एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन से, जिसका नाम है बायोलॉजी सेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ बिलोंग टू टिश्यू चैप्टर। अब टिश्यू चैप्टर के अंदर हमें कनेक्टिव टिश्यू बताने हैं सिर्फ। तो देखते हैं, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी है, ब्लड भी है, टेंडोन भी है, लिगामेंट भी है। सो इट इज़ अ राइट आंसर। लेकिन हम बाकी को देखेंगे कि बाकी गलत क्यों है, क्योंकि वही हमें एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसको यूज़ करने की लिए हमें कैपेबल बनाएगा। तो देखो, मसल, हम यहाँ पर देखते हैं कि मसल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बिकॉज मसल इज़ मस्कुलर टिश्यू। हम जानते हैं मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, एक स्टीरिएटेड और एक स्मूथ और तीसरा होता है कार्डियक। तो ये मसल वाला पार्ट टिश्यू कनेक्टिव नहीं है, ये मस्कुलर है। तो ये ऑप्शन हो गया पूरा गलत। अब सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी मसल की बात हुई है, हैंस दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड थर्ड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में भी मसल की बात हो रही है, हैंस दिस ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से भी हम एक ऑप्शन को बिल्कुल सही साबित कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द सब्सटेंसेस दैट कैन पास फ्रीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। मतलब कि वो कौन सा ऑप्शन जो इंडिकेट कर रहा है कि एक सब्सटेंस है जो फ्रीली पास हो सकता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाय डिफ्यूज़न। तो देखो भाई, डिफ्यूज़न की बात आती है ना, तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है पास ऑफ गैस। डिफ्यूज़न मतलब पासेज ऑफ गैस। तो एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होगी जिससे पार्टिकल पास कर रहे हैं और दूसरे मीडियम में पहुंच रहे हैं। और अगर ये सिर्फ गैस है तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डिफ्यूज़न को। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पर हम आंसर देखते हैं। ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज गैस होता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटीन गैस होता है? नहीं। ऑक्सीजन गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है। स्टार्च नहीं, स्टार्च गैस नहीं होता। डीएनए भी गैस नहीं होता। अमीनो एसिड भी गैस नहीं होते और एंजाइम भी गैस नहीं होते। इसका मतलब कि एलिमिनेशन मेथड से हमने 3 गलत कर दिया और हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं फिर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देख पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड अडॉप्टेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, देखो इरिगेशन जो मेथड होता है इट इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड, इट इज़ अ ह्यूमन मेड मेथड। तो ह्यूमन मेड मेथड के अंदर देखेंगे हम कि कौन कौन सा मेथड इंसानों ने बनाया है खेतों को पानी लगाने के लिए, इरिगेट करने के लिए। वेल्स, बिल्कुल सही बात है, इंसानों ने वेल्स लगाए हैं। कैनाल्स इंसानों ने बनवाई हैं। रेनफॉल इंसान नहीं करवाते। ह्यूमन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल रेन। एंड टैंक्स, टैंक्स इंसान बनवाते हैं। तो ये ह्यूमन मेड है। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर है जो नहीं है इरिगेशन मेथड? तो विच इज़ रेनफॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इन सर्टेन सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन control the movement of substances in and out of the cell
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेफरेंस में एक सो हेयर वी कैन सी दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है। पहला, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है? नहीं, प्रोटीन के साथ वो लिपिड की भी बनी होती हैं, इसकी वजह से ये गलत है। दूसरा, इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर दैट डज नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस टू पास। बिल्कुल गलत, ये रिजिड नहीं होता, ये एक फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए हम इसको गलत बोलेंगे। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, बिल्कुल सही बात है। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड चीज़ें इससे पास हो सकती हैं, बिकॉज इट अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा आंसर होगा। इट प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल। नहीं, ये गलत है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल दोनों में ही हो सकती है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम इन प्लांट्स। तो कौन सा सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के द्वारा? देखो, हम जानते हैं प्लांट के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फाइलम, तो हम एक्सिसिमेट्री से याद कर सकते हैं फ्लोएम फूड, तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि जाइलम क्या करता है? वाटर, और वाटर के साथ साथ क्या आते हैं? मिनरल्स। तो इट्स ट्रू। ग्लूकोज या फूड नहीं, हॉर्मोन्स ओनली नहीं, ऑक्सीजन ओनली नहीं, तो आंसर इज वाटर एंड मिनरल। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बोन आर करेक्ट। हमें बोन के बारे में बात करनी है, तो हम देखेंगे कि बोन इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बिल्कुल सही बात है, बोन हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल भी नहीं होती। कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बिल्कुल सही बात है। बेल्स जो बोन होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। बोन प्रोवाइड रिजिड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, बिल्कुल सही बात है भाई। बोन ना होती तो हमारी बॉडी का ढांचा कैसे बनता? हमारी जो शरीर में कंकाल है हमारी हड्डियों का, ये बोन का ही तो बना हुआ है, तो ये हमको एक फ्रेमवर्क देता है। बोन कनेक्ट्स मसल्स टू ईच अदर, क्या बोन हमारी मसल्स को कनेक्ट करता है? भाई देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ही दिक्कत है इस पॉइंट के अंदर, कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो मसल्स को होल्ड नहीं करती। हमारी जो बोन्स हैं उनसे मसल्स जुड़ी होती हैं, लेकिन जो ये बोन्स जो होती हैं मसल्स को कनेक्ट करने के लिए नहीं होता, जबकि मसल्स जो होती हैं वो बोन को मूव कराती हैं। तो ये ऑप्शन इसके अंदर थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। बोन एंकर मसल्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ये बात सही है कि बोन्स जो होती हैं हमारी मसल्स को पकड़ के रखती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती हैं। जस्ट लाइक कि हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के ऊपर स्कल होता है, हमें बचाता है। ब्रेन के नीचे हमारी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के ऊपर वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमें बचाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास ए, तो ये पार्ट हमारे हो गए गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो स्क्लेरेनकाइमा हम जानते हैं डेड सेल्स का बना होता है। अब ये कोलेनकाइमा से अलग कैसे है? देखो, कोलेनकाइमा इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी इन सेल। कोलेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लेक्सिबिलिटी इन सेल, जबकि स्क्लेरेनकाइमा इज रिलेटेड टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ। चलो देखते हैं। हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड डेड एट मैच्योरिटी। बिल्कुल सही बात है, डेड सेल्स का बना होता है। अभी थिक वाला मैं बता देता हूँ तुम्हें। हमारे पास होता है पैरेन्काइमा,
फिर कोलेनकाइमा और फिर स्क्लेरेनकाइमा। और जब थिकनेस की बात होती है ना, तो थिकनेस के अंदर देखेंगे पैरेनकाइमा से ज़्यादा थिक होती है कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा से ज़्यादा थिक होती है स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे ज़्यादा थिक कौन होती है? स्क्लेरेनकाइमा। और ये स्क्लेरेनकाइमा थिक होती है लिग्निफाइड की वजह से, लिग्निफाइड वॉल्स की वजह से। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सेकंड देखते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स अलग हैं कोलेनकाइमा से क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं? नहीं, गलत, क्योंकि कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल है ना कि स्क्लेरेनकाइमा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टोर फूड, भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर स्टोर फूड की बात आती है तो वहाँ पर स्टोर फूड कौन करता है? पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस एक्टिवली। देखो फोटोसिंथेसिस की जब भी बात आएगी तो वहाँ पर उसके अंदर क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ क्लोरोफिल इट विल डू फोटोसिंथेसिस, इफ देयर इज़ नॉट क्लोरोफिल इट विल नॉट डू फोटोसिंथेसिस। हेंस यहाँ पर फर्स्ट को छोड़कर सभी ऑप्शन गलत हैं, तो फर्स्ट इज आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एजर्सन रीजन है। तो एजर्सन रीजन में देखते हैं कोलुमनर एपिथेलियम आर स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन। बिल्कुल सही बात है भाई। कोलुमनर एपिथेलियम ऐसे सेल्स जिसके सेल्स थोड़े लॉन्ग कॉलम की तरह होते हैं, ये कोलुमनर एपिथेलियम होते हैं। और सेल्स ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम आर सेल एंड थिन एंड फ्लैट। बिल्कुल गलत भाई, इसके सेल्स जो होते हैं वो थिन और फ्लैट नहीं होती, जबकि कॉलम की तरह होते हैं। इसका नाम ही देखो कोलुमनर है, तो उसके सेल्स कॉलम की तरह होते हैं। तो ये इसके अंदर हम नोटिस करेंगे कि एजर्सन तो ठीक है लेकिन रीज़न गलत है, और ऐसा ऑप्शन होता है हमारे पास सी। हैंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। अगेन अनदर एजर्शन रीजन विच इज जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, बिल्कुल सही बात है ये। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। ये गलत है, यहाँ पे जाइलम से नहीं होता फूड प्रिपेयर्ड। फूड जो प्रिपेयर्ड होता है वो लीव्स से होता है, और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? ये फ्लोएम के थ्रू, ना कि जाइलम के थ्रू। तो ये ऑप्शन हो गया हमारे पास गलत। तो हमारा एजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, तो आंसर हो गया इसका सी। अब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी विच इज़ रिलेटेड टू केमिस्ट्री। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अब रिगार्डिंग है। एटॉमिक मॉडल्स आर लिस्टेड। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड वर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इट इज़ ट्रू, बट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, इट इज़ नॉट। जबकि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, वो करी थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। तो ये यहाँ पर गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, प्रोटॉन्स आर हैवियर देन न्यूट्रॉन एंड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये बोल रहा है जो प्रोटॉन है वो हैवियर होता है न्यूट्रॉन से, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो दोनों का बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। आगे बात करता है रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये सही है, क्योंकि जब बोला था कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो घूमते घूमते धीरे धीरे वो न्यूक्लियस में आके मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एटम बन जाता है अनस्टेबल। एटम विल बिकम अनस्टेबल। तो ये रदरफोर्ड जो था, ये रदरफोर्ड इस एटम की अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये बात है बिल्कुल सही। दूसरी, द मास ऑफ द एटम इज़ मेनली कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि पूरे एटम का जो मास है वो उसके छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सारा मास कहाँ की तरफ होता है? इसके न्यूक्लियस की तरफ।
तो ये बात भी ठीक है इसकी। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन आया सी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, मैटर में बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सही बात है, एक मैटर जो है वो तीन तरह का होता है, या तो उसमें एलिमेंट होते हैं, या कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं। अब इनमें से कौन सा हम बात करते हैं कि सिर्फ मिक्सचर है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सी वाटर। सी वाटर इज़ ए मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है। सी के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत तरह के आयंस होते हैं। मिल्क, मिल्क भी एक मिक्सचर है भाई, क्रीम का, वाटर का। और एयर भी मिक्सचर है क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। चलो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, कॉपर। कॉपर कॉपर जो है मिक्सचर नहीं है क्योंकि कॉपर एक एलिमेंट है। कॉपर इज़ अ एलिमेंट। गैसोलाइन, गैसोलाइन मिक्सचर है। ब्रेड भी मिक्सचर है, लेकिन कॉपर मिक्सचर नहीं है। तब जब इस तरह से कोई एलिमेंट आता है सिंगल, तो वो मिक्सचर नहीं होता। पेंट मिक्सचर है, ब्लड मिक्सचर है, बट मर्करी इज़ नॉट मिक्सचर, मर्करी इज़ एलिमेंट। ड्राई आइस, यहाँ पे जो ड्राई आइस है, ये ड्राई आइस एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कंपाउंड है, इट इज़ अ कंपाउंड। हेंस कंपाउंड होने की वजह से ये मिक्सचर नहीं है। तो आंसर हमारा हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी एटॉमिक सिटी सेम नहीं है। अब एटॉमिक सिटी हम बात करें तो एटॉमिक सिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। चलो एटॉमिक सिटी देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पर तुम पहले वाले में देखोगे, इसकी एटॉमिक सिटी है 6 और 12 और 6, इन तीनों नंबरों को ऐड कर देंगे तो ये हो गए 24, तो इसके 24 नंबर हैं। और यहाँ हम देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये हैं हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1, ये हो गए 5, और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गए 15, और ये एक फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, ये हो गए 5, और 15 और 5 हो गए हमारे 20। तो इसके तो हो गए 20 और इसके हो गए 24, तो ये इक्वल नहीं है। इसके आए हमारे 24 और इसके आए हमारे 20, तो ये एटॉमिक सिटी सेम नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें 1 N और 3 H है, मतलब 4 है इसके एटॉमिक सिटी। जबकि इस वाले को देखते हैं, इसमें 1 Ca और 2 Cl2, इसका मतलब एटॉमिक सिटी हो गई 3, तो 4 और 3 इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं K2MnO4 एंड H3BO4 के अंदर देखते हैं 2 K, 1 Mn और 4 O, तो ये हो गए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 4 7। 7 वाले देखते हैं 3 H, 1 B और 3 O, तो ये भी हो गए 7, तो ये दोनों बराबर हो गए 7 और 7, तो आंसर हो गया हमारा सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये बोला अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड इज टेकन इन 2 सेपरेट चाइना डिश A एंड B। तो हमने A और B, 2 चाइना डिश के अंदर 2 सब्सटेंस डाले हैं, एक सॉलिड डाला है। डिश A इज़ जेंटली हीटेड, इसको हमने हीट करा, जबकि डिश B इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर है, रूम टेम्परेचर पर। It observed that solid in dish A disappear completely without melting। अब ये disappear without melting जो है वो किसको डिनोट करता है? सबलिमेशन को। जब कोई चीज़ बिना, जब कोई सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं हम सबलिमेशन। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास डिश A है, डिश A के अंदर सबलिमेट हो रहा है और B के अंदर कोई चेंज नहीं आया, तो हमने इससे जाना कि सॉलिड इन डिश A मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग, नहीं, मेल्टिंग नहीं है इसके अंदर। दूसरा, सॉलिड इन डिश E वॉलेटाइल, नहीं, वॉलेटाइल की भी बात नहीं है। डिश A अंडरगोज सबलिमेशन, बिल्कुल सही बात। हम किसको ढूंढ रहे थे? सबलिमेशन को, जो डिश A में सबलिमेट्स हुआ, जबकि चाइना डिश B के अंदर नहीं हुआ है।
तो हमारा आंसर हुआ सी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 को देखते हैं हम। 21 के अंदर ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेनॉल। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसके अंदर एक तो कार्बन है प्लस हाइड्रोजन है, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन ये रहे और 1 हाइड्रोजन ये रहा, तो हाइड्रोजन है 4 प्लस ऑक्सीजन है इसके अंदर 1। कार्बन का मास होता है हमारा 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई 4, ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया 12 प्लस 4 प्लस 16। अब इनको तुम जोड़ोगे तो ये हो गए 32 और 32 U। तो हमारा जो मास आया वो आया 32 U। हमारा जो मास आया यहाँ पर ये आया 32 U। तो बड़ा ही आसान था इसका मास निकालना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22। ये बोल रहा है कि x और y 1:1 में है मास के, और जो मास है हमारे पास y का वो x का हाफ है। तो बड़े ही सिंपल शब्दों में हम निकाल देंगे इनके मास को। जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो ये 1 + 1 आ जाएगा 2। हमने इन दोनों को जोड़ा और इधर इन दोनों को जोड़ा, इधर x प्लस वाई तो इधर 1 + 1 2। और हम जानते हैं यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर x y का मास है x/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2x = 2। और यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 4/3। और जब हम x की वैल्यू 4/3 जान चुके हैं कि x = 4/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये है x/2। तो y की वैल्यू आ गई 4/3/2, 2 से 2 कट गया, तो ये y आया हमारा 2/3। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, हमें फॉर्मूला बनाना है एक्चुअली इनका। तो x/y करेंगे तो ये आएगा x की वैल्यू 4/3 और ये 2/3। 1/3 से 1/3 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट गया। तो हमारा फॉर्मूला बना x/y = 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x/2। तो हमारे पास क्या बना फॉर्मूला, x/2। तो हम देख लेते हैं x/2 हमारे पास है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास x/2 हैगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं ये, और इन चारों एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अब हमसे पूछा गया है इसके अंदर द मास ऑफ द एलिमेंट इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो मास है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसमें से एटॉमिक मास या मास नंबर 7 किसका होगा। हम जानते हैं मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 7 किसका होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 जो है प्रोटॉन ये रहा और न्यूट्रॉन ये रहा। तो ये 3 और 4 ये आ गया 7। तो भाई पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, दूसरे में भी 7 आ रहा है और थर्ड में भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और डी के अंदर तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, तो डी तो गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, बी। अब बात इसकी करेंगे कि सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी के अंदर भी तो 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो इतना ही आएगा। तो ये गलत है सी ऑप्शन, क्योंकि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो
तो न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कम नहीं होता। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये ऑटोमेटिकली गलत है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अब यहाँ पर हमारे पास एजर्शन रीज़न है, तो एजर्शन रीज़न को देखते हैं हम। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ अ लिक्विड, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड। ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो लिक्विड का वो कम होता है सॉलिड से। तो बेटा यहाँ पर जो ये बात है ना, ये बिल्कुल गलत है, जबकि इसका उल्टा होता है। रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड का ज़्यादा होता है। तो ये गलत हो गया इसमें, तो रीज़न को हम पढ़ेंगे ही नहीं। जब एजर्शन गलत होता है तो ऑप्शन होता है हमेशा डी। अब हमने इसके अंदर अपने केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम चलेंगे बायोलॉजी के फिजिक्स सेक्शन की तरफ। तो उसका फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट होएगा, ये रहा। तो फिजिक्स सेक्शन आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मास एंड वेट। तो मास और वेट के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये भी बात सही है कि जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला फोर्स है। और मास जो है किसी भी मैटर के अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर है वही मास कहलाता है। और मास चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बात गलत है। क्यों गलत है भाई ये बात? क्योंकि जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, मास एक कांस्टेंट होता है। जबकि वेट चेंज होता है क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बोला है कि वेट कांस्टेंट है और मास चेंज होता है, तो ये बात गलत है। तो आंसर हो गया फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बी के अंदर, तो बी इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन वाई अ मूविंग बस पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड। भाई जब कोई बस चल रही है और ये आगे की तरफ चल रही है बस, और इसके अंदर कोई पैसेंजर खड़ा है, और बस अगर चलती बस अचानक से रेस्ट पे आएगी, तो इस बस के अंदर मोशन है और पैसेंजर के अंदर भी मोशन है। और जब अचानक से बस रेस्ट पर आएगी तो इस पैसेंजर के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन इसको आगे की तरफ गिरा देगा। तो हम देखते हैं इस तरह का कोई हमारे पास ऑप्शन है तो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स पैसेंजर गिरा आगे नहीं। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिल्कुल सही बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पैसेंजर आगे गिरेगा क्योंकि वो अपने मोशन में कॉन्टिन्यू रहना चाहता है, जबकि बस रेस्ट में आ गई है। तो हमारा आंसर बी होगा। बिकॉज एयर इनसाइड, भाई एयर का कोई कंसेप्ट नहीं होता। बिकॉज बस फ्लोर बिकम स्लिपरी, नहीं स्लिपरी नहीं है इसके अंदर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एजर्सन रीजन। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, हम जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होती है जब ही वर्क होता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसका एजर्शन ठीक है। अब वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी बात सही है और ये इसी को ही एक्सप्लेन कर रही है। तो आंसर होगा हमारा इसके अंदर ए। तो हमने देखा इसके अंदर हमने इसके सारे ही MCQs कर लिए हैं, और आई होप सबको बच्चों को ये अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और अगला वीडियो अगले सैम्पल पेपर का जल्दी आएगा। धन्यवाद।